नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अभी हम देखेंगे ऊर्जा के परंपरागत संसाधन, ऊर्जा के बिन परंपरागत साधन। परंपरागत संसाधन तो हमने देखा, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन हमने देखे कि कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं। यानी ये सभी ऊर्जा पुनः ऊर्जा के संसाधन, एक बार उपयोग में के लेने पुनः उपयोग के संसाधन जो है वो है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय, जो पुनः प्राप्य ऊर्जा के संसाधन है। और कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस ये पुनः अप्राप्य ऊर्जा के परंपरागत साधन है। तो ये सारे पुनः प्राप्य और पुनः अप्राप्य जो अभी मैंने बताए वो ऊर्जा के परंपरागत संसाधन है। अभी हम देखेंगे ऊर्जा के बिन परंपरागत संसाधन के विश्व के देशों ने इन्हीं क्षेत्रों में जो कदम उठाए, जैसे कि यूएसए, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जापान, ये देशों ने ये ऊर्जा के बिन परंपरागत संसाधन को पैदा करने के लिए उन्होंने कदम उठाए। 1981 में ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत आयोग जो है तो CASC कमीशन फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की रचना की। गुजरात में GEDA, गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, तो गुजरात ऊर्जा विकास संस्था इस दिशा में कार्य करती है। अभी बिन परंपरागत जो हम साधन देख रहे हैं उसी में है सौर ऊर्जा। कि हम देखते हैं कि सूर्य पृथ्वी की सतह का मूल स्रोत है, सनातन स्रोत है, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो वर्ष दरमियान जो वो पूरा प्रकाश हमें देता है। तो सौर ऊर्जा के कारण समग्र पृथ्वी का जीवावरण भी जीवंत है। सौर ऊर्जा की तकनीकी द्वारा भारत में काफ़ी प्रगति की। सोलर कुकर का उपयोग जो डिब्बे जैसा आता है, तो उससे हम रसोई बना सकते हैं। सोलर हीटर से पानी गर्म कर सकते हैं। सोलर पैनल द्वारा बिजली उत्पन्न करते हैं। तो ये सोलर पैनल हमारे स्कूल के आसपास अगासी में सबके घरों में है, आप सबने देखी है। अभी भारत में गुजरात सबसे अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने वाला राज्य है। गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी GEDA के ने छाणी में वडोदरा के पास 10 टन की क्षमता वाला सौर क्षितागत स्थापित किया गया। और वर्तमान समय में बिजली बिना के गांवों में रोड लाइट, खेतों में सिंचाई के लिए, टीवी के लिए सौर पैनल्स लगाए गए हैं। गुजरात में भुज के पास, माधा पार्क के पास समुद्र के खारे पानी का डिसोलिनेशन का प्लांट है कि जो खारे पानी को मीठा पानी बनाता है। और सरकार भी ये सोलर पैनल लगानी है तो हमें सब्सिडी भी देती है, ग्रांट भी देती है। दूसरी है पवन ऊर्जा। तो आपने समुद्र किनारे या रेगिस्तान जैसे इलाके में गए हो तो वहाँ बहुत सारी पवन चक्कियाँ होती हैं जिसको विंड फार्म भी बोलते हैं। तो उसमें से पवन ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भारत में पवन ऊर्जा प्राप्त करने वाला भारत हमारा 5वां देश है विश्व में। भारत में ऐसी पवन ऊर्जा प्राप्त गुजरात, तमिलनाडु में की जाती है। और गुजरात में जामनगर में लांबा गांव के पास, कच्छ में मांडवी के किनारे विंड फार्म आया हुआ है। अभी देखेंगे बायोगैस। तो बायोगैस के उत्पादन में काम बिना के जो कृषि पदार्थ होते हैं, यानी फसलों का जो कचरा होता है, गन्ने का जो खोई होता है और अन्य वनस्पति होती है, गोबर होता है, मनुष्य का मलमूत्र होता है, ये सबको सड़ने दिया जाता है, खड्डा करके सड़ने दिया है। और उसमें से बाद में मीथेन नाम की वायु जो होती है वो चली जाती है, वो दहनशील वायु है। उसके उपयोग के बाद जो विषाणु बिना का जो कीमती खाद प्राप्त होता है, यानी जो कचरा होता है, जहरीली विषाणु होते हैं, वो सारे मर जाते हैं। उसके बाद जो अच्छा बचता है उसका ऊर्जा और खाद दोनों में प्राप्त किया जाता है। यह ऊर्जा प्राप्ति का बिन परंपरागत शक्ति संसाधन है। कई गांवों में ऐसे बायोगैस देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में ऐसे उत्पादन
में प्रथम और द्वितीय स्थान पर है। उत्तर प्रदेश बायोगैस के उत्पादन में प्रथम और गुजरात द्वितीय स्थान में है। और गुजरात में, उत्तर गुजरात में सिद्धपुर के मेठाण गांव में ये सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट आया हुआ है। अभी ये भूतापीय ऊर्जा, तो भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर जो पृथ्वी की भूगर्भीय ऊर्जा है, यानी सतह के नीचे की जो गर्मी है, तो वो गर्म फुहारे के रूप में, पानी के झरनों के रूप में वो बाहर आती है। यहाँ आप हमारे सूरत के पास उनाई नाम के गांव है, वहाँ पर भी ऐसा गर्म पानी के फुहारे बाहर अपने आप आए हैं। तो गर्मी के कारण वह भाप में बदलते हैं और भाप पर दबाव के कारण वो उसमें से मैग्मा के संपर्क में आती है। यानी हमने देखा कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो चट्टानें पिघलती है तो उनमें से मैग्मा बनती है, तो वो भाप मैग्मा के संपर्क में आती है और भूमिगत जल से संपर्क में आने से भूमिगत जल यानी पृथ्वी की सतह के रूप में जो जल होता है उनमें से ऊर्जा प्राप्त होता है, जिसका उपयोग भूतापीय ऊर्जा के रूप में होता है। तो गुजरात में ऐसे भूतापीय ऊर्जा लसुंद्रा में भी है, उनाई, टुवा में, तुलसी श्याम में भी आई हुई है। ज्वारीय ऊर्जा हम देखें तो समुद्र में सूर्य और चंद्र के गुरुत्वाकर्षण, तो पूनम के दिन ज्वार आती है, पूनम के दिन चंद्र पूरा खिलता है, तो उसी दिन समुद्र में ज्वार आती है, तभी उसकी तरंगों में से ये ज्वारीय शक्ति प्राप्त होती है। और 1910 में फ्रांस ने ज्वार भाटा की सहायता से बिजली प्राप्त करने की योजना शुरू की थी। तो गुजरात में भी कच्छ में खंभात की खाड़ी में योजना है। अभी खनिजों का संरक्षण, हम सब जानते हैं कि हमारा अस्तित्व, देश का विकास ये खनिजों पर आधारित है। एक दिन के लिए सोचो कि खनिज के रूप में ये खनिज हमारे पास नहीं होता तो क्या हमारा जीवन शक्य होता? पेट्रोल डीजल अगर नहीं मिलता तो जो ट्रांसपोर्ट है तो उससे हमें सारी जो चीज़, जीवन जरूरी चीज़ वस्तु है वो मिलनी बंद हो जाती, उससे चीज़ वस्तु महंगी भी हो जाती, हमें कहाँ जाना आना है तो भी बहुत सारा समय लगता, तो मानो कि हमारा जीवन ही पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हमें ये खनिजों का उपयोग मितव्ययतापूर्वक, करकसरपूर्वक आयोजन करके करना जरूरी है, क्योंकि ये खनिजों से उसका निर्यात करके हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। तो हम किस तरह खनिजों को बचा सकते हैं? तो योग्य तकनीकों का उपयोग करके खनिजों को बचा सकते हैं। पुनः चक्र, यानी एक बार खनिज का उपयोग कर लिया, जैसे कि धातु है, लोहा है, तांबा है, उसको गीला कर दूसरी बार उसका दूसरा उपयोग हम कर सकते हैं। बाद में बिन परंपरागत जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, क्योंकि उसको हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं, तो ऐसी ऊर्जा को हम ज़्यादा उपयोग करना है। बाद में टिकाऊ विकास, यानी पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमें शुद्ध पर्यावरण भी देना है, तो इस तरह हमें ये खनिजों का उपयोग करना है। तो इस तरह हम खनिजों का उपयोग करके हम आने वाले पीढ़ी को भी दे सकते हैं और पर्यावरण को भी प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। तो ये आपको समझने के लिए है, पढ़ लेना एक बार लेसन। ओके, थैंक यू।